कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद जिन्ना भाई पूंजा रियासत गोंडल के गांव पनेली के रहने वाले थे, जहां पर वो खद्दर पर कपड़ा बुनने और कपड़े की तिजारत करते थे। 1875 में जिन्ना भाई पूंजा कराची मुंतकिल हो गए और वजीर मेंशन की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने लगे। 1892 में जिन्ना भाई एक मुकदमा हार गए, उनकी जायदाद कुर्क हो गई। वो माली मुश्किलात का शिकार हो गए और उन्होंने खुद को दिवालिया करार दे दिया। जिन्ना भाई ने अपने एक ताजर दोस्त की मदद से मोहम्मद अली जिन्ना को कारोबारी महारत हासिल करने के लिए लंदन रवाना कर दिया। लंदन पहुंचकर मोहम्मद अली जिन्ना ने तिजारत का इरादा तर्क करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी और आप लोग देख रहे हैं कायद-ए-आज़म सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 को कराची में पैदा हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही एक उस्ताद से हासिल की और उन्होंने गुजराती ज़ुबान, जो कि उनकी मादरी ज़ुबान थी, इसमें ही तालीम हासिल की। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना मदरसातुल इस्लाम स्कूल में भी कुछ देर जाते रहे, जिसके बाद उन्होंने चर्च मिशन स्कूल में भी दाखिला हासिल किया और तालीम हासिल करते रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बचपन के दोस्त नाजी जाफ़र के मुताबिक वो और मोहम्मद अली जिन्ना बंटे खेला करते थे, लेकिन एक रोज़ कायद-ए-आज़म क्रिकेट का सामान ले आए और उन्होंने कहा कि हम अब बंटे नहीं खेलेंगे, इससे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों कुछ देर क्रिकेट खेलते रहे। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रवायत है कि एक मरतबा रात देर तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ाई कर रहे थे कि इनकी वालदा ने कायद-ए-आज़म से कहा कि आप इतनी रात तक ना पढ़ा करें, इससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अगर वो देर रात तक नहीं पढ़ेंगे तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक छोटे बच्चे थे जब वो पहली मरतबा अदालत में अपने वालिद साहब के साथ गए और वहाँ पर उन्होंने एक वकील को काले रंग का गाउन पहने देखा और उस रोज़ ही उनके जहन में पहली मरतबा ये ख्याल आया कि वो मुस्तकबिल में बड़े होकर वकील बनेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कारोबारी महारत हासिल करने के बजाय लिंक्स इन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इसके दाखिली दरवाजे पर एक तहरीर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज था और उन दुनिया की अजीम शख्सियात में उनका नाम दर्ज था जिन्होंने दुनिया में कानून मुतारिफ करवाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 साल की उम्र में ही अपनी डिग्री बारट लॉ मुकम्मल कर ली और वो हिंदुस्तानी लड़कों में सबसे कम उम्र बारट लॉ बनने वाले थे। लंदन में अपने क़याम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने शेक्सपियर थिएटर कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वो स्टेज पर आकर शेक्सपियर के डायलॉग पढ़ते। जब मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उन्हें एक सख्त खत लिखा जिसमें उन्होंने तहरीर किया कि क्यों अपने ख़ानदान के साथ गद्दारी कर रहे हो। जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नौकरी छोड़ दी। मोहम्मद अली जिन्ना की शादी क्योंकि इनकी वालदा ने इनकी कम उम्री में ही कर दी थी, लिहाजा जब मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में क़याम पजीर थे तो इनकी वालदा और इनकी पहली अहलिया दोनों ही वफात पा गए। 1900 के आगाज़ में मोहम्मद अली जिन्ना रेजिडेंट मजिस्ट्रेट तैनात हो गए और इस तरह उन्हें आमदन भी होने लगी और उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कराची बुलाकर कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। 1857 में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद को मुंबई हाई कोर्ट में बतौर वकील भी रजिस्टर्ड करा लिया। इनके सीनियर MC चागला थे जो पहले बम्बई में मुसलमान चीफ जस्टिस बने। मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हीं से वकालत के गुर सीखे। वो मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत के बारे में लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह मुकदमा लड़ते वो किसी फ़न पारे से कम नहीं था। एक मुकदमे के दौरान मैजिस्ट्रेट ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि आप याद रखें, आप किसी 3rd क्लास मजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतबाह की कि माय लॉर्ड, आप भी ये बात जहन में रखें कि आप किसी 3rd क्लास वकील से मुखातिब नहीं हो रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के एक क्लाइंट ने उनकी वकालत से खुश होकर उन्हें मुकर्ररा फ़ीस से ज़्यादा रकम अरसाल कर दी, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें ये कहकर वापस लौटा दी कि ये मेरी असल रकम है और ये इजाफी रकम आपने भेजी है, ये मैं आपको वापस भिजवा रहा हूँ। यानी मोहम्मद अली जिन्ना असूलों के बहुत ही पक्के थे। जिन्ना ने वकालत के साथ साथ हिंदुस्तान की सियासत में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 1906 में वो पहली मरतबा कलकत्ता में कांग्रेस के मुनक़दा इजलास में शरीक हुए, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली सियासी तकरीर की। उस वक़्त वो कांग्रेस की सियासत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे।
ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, जिसका नज़रिया ये था कि मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले सदर मुंतखब हुए, हालांकि वो इस इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। आगा खान के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त मुस्लिम लीग के क़याम और नज़रिए की मुखालफत ये कहते हुए की कि इस तरह से बरे सगीर के जितने भी बासी हैं वो तकसीम हो जाएंगे। 4 जनवरी 1910 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली मरतबा मुंबई की इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 17 मार्च 1911 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए वक्फ वैलिडेशन बिल पेश करके मुसलमानों में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, जिसके बाद मुसलमान इन्हें अपने इजलासों में भी मदऊ करने लगे और इन्हें बरे सगीर के अंदर मुसलमानों के सियासी और शरई हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का तर्जमान समझा जाने लगा। 10 अक्टूबर 1913 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना मई 1914 में लंदन में कांग्रेस इजलास के लिए कांग्रेस के चीफ तर्जुमान नामजद हुए और 1916 तक वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इजलासों में शरीक होते रहे और मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। 1916 में उनकी काविशें रंग भी लाईं जब यहाँ पर एक लखनऊ पैक्ट हुआ और लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। ये लखनऊ पैक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। लखनऊ पैक्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार बरे सगीर के मरकज़ी सियासी रहनुमाओं में होने लगा। 29 जुलाई 1917 को मुंबई में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रोल लीग के इजलास की सदारत की। यहाँ सर डिनशाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अच्छे दोस्त थे और वो मुंबई के मारूफ ताजर थे। उनकी एक बेटी रत्ती बाई भी थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनको पसंद करने लगे, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ख़त इनके नाम डिनशाह ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अपने घर आने पर पाबंदी आयद कर दी और इनके आपस में ताल्लुकात ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अपने ख़ानदान से बाहर रत्ती बाई की शादी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल जब रत्ती 18 साल की हुई तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बंगले में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी शादी हो गई। उस वक़्त रत्ती बाई की उम्र 18 साल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र 40 साल थी। कायदे आज़म और रत्ती बाई, जिनका इस्लाम कबूल करने के बाद नया नाम मरियम रख लिया गया था, इनकी अज़वाजी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी। एक तो उम्र का फ़र्क था और दूसरा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा 20 फरवरी 1929 को रत्ती इस दुनिया से वफात पा गई। 31 दिसंबर 1919 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हो गए। वो कांग्रेस की पॉलिसियों से बेजार होने लगे। उन्हें नज़र आने लगा कि किस तरह मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सियासी जद्दोजहद को सिर्फ़ और सिर्फ सियासी आइन और कानूनी दायरों में चलाना चाहते थे, जबकि गांधी एहतजाजी सियासत पर यकीन रखते थे। दोनों के फ़लसफ़ों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ और फ़र्क था। गांधी ने तहरीक खिलाफत की हमायत की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई और इन सब के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफ थे। 1919 में दस्तूर साज असेंबली ने रॉलेट एक्ट पास किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंसानी हकूक़ के अलमबरदार थे। उन्होंने इस एक्ट को काला कानून करार दिया और एहतजाजन दस्तूर साज असेंबली से मुस्ताफ़ी हो गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 दिसंबर 1920 में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से भी मुस्ताफ़ी हो गए। 14 नवंबर 1923 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बिला मुकाबला रुकन मुंतखब हुए। ताहम जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस सारे किरदार को देखा गया, इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखा गया, तो नेहरू ने अपनी एक आइनी तरमीम पेश की, जिसे कायदे आज़म ने यकसर मुस्तरद कर दिया और कायदे आज़म ने अपने निकात पेश किए, 14 निकात पेश किए, जिन्हें जिन्ना के 14 निकात कहा जाता है। 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना ने तकरीर की कि वो हिंदू जहनीत, हिंदू मजाज से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर अब यकीन ही नहीं रखते। इसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस लंदन चले गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में दोबारा वकालत शुरू कर दी।
لیکن وہ قومی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ مختلف اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے رہے، گول میز کانفرنسز میں بھی شریک ہوتے رہے۔ قائد اعظم نے 1932 میں فرمایا کہ مسلمان لیڈر اس قدر ڈرپوک ہیں کہ وہ میرے ساتھ جو مرضی بات کریں، جو مرضی مشورہ کریں، لیکن وہ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر سے ضرور مشورہ کرتے ہیں۔ مفکر پاکستان، معروف شاعر حضرت علامہ اقبال بھی لندن میں گول میز کانفرنسز میں شریک ہوتے تھے۔ وہ قائد اعظم سے ملاقاتیں کر کے اور ان کے نام خط لکھ کر ان کو یہ قائل کرتے رہے کہ مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ بھارت واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں۔ حضرت علامہ اقبال نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط میں لکھا کہ اس نازک موقع پر آپ کی ذہانت ہی موجودہ حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح نے اتفاق کیا کہ وہ حضرت علامہ اقبال کے خیالات سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بر صغیر کے آئینی مسائل کا بغور جائزہ لینے اور تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے خیالات درست ہیں۔ لیاقت علی خان اور ان کی بیگم نے 1933 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لندن میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھارت واپس آ کر سیاست میں حصہ لیں۔ لیاقت علی خان کو یقین تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کے بغیر مسلم لیگ کو متحرک اور فعال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے، قائد اعظم جیسی شخصیت کی ضرورت ہے جسے بالکل ہی خریدا نہیں جا سکتا۔ محمد علی جناح نے لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ بھارت کے حالات کا جائزہ لے کر انہیں ساری معلومات فراہم کریں، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب بھارت واپس جانا ہے۔ اس دوران اکتوبر 1934 میں بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی اجازت کے بغیر انہیں آزاد رکن کے طور پر لیجسلیٹو اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا۔ برطانیہ کے بادشاہ نے 1935 کے ایکٹ کی منظوری دے دی، جس کے تحت بھارت کی اقلیتوں کو کسی حد تک تحفظ حاصل تھا اور صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی۔ لہٰذا لیاقت علی خان، علامہ اقبال اور آغا خان کے اصرار پر 24 اکتوبر 1935 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھارت واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بھارت واپس آ کر آل انڈیا مسلم لیگ کو انتہائی فعال اور متحرک کر دیا۔ 18 اکتوبر 1937 کو لکھنؤ میں مسلم لیگ کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں اسکندر حیات خان اور فضل حق وغیرہ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس دوران پہلی مرتبہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے اسکولوں میں بندے ماترم کے قومی ترانے کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ مسجد شہید گنج لاہور کے تنازع کے سلسلہ میں قائد اعظم فروری 1936 میں لاہور پہنچے۔ انہوں نے مسجد کے اندر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہی مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا کو اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور محمد علی جناح خدا کا گھر خدا کو واپس دلانے تک آخری سانس تک لڑے گا۔ اس دوران بادشاہی مسجد اللہ اکبر اور محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کانگریس کا مقابلہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں کیا، لیکن مسلم لیگ کو صرف 5% ووٹ ملے۔ کانگریس کی اس قدر کامیابی پر اسے صوبوں اور مرکز میں حکومت بنانے کا موقع ملا۔ گاندھی نے کہا کہ بر صغیر میں صرف 2 جماعتیں ہیں، جس کا قائد اعظم نے جواب دیا کہ نہیں، بر صغیر میں 3 جماعتیں ہیں اور تیسری جماعت مسلم لیگ ہے۔ بر صغیر میں کانگریس کی کامیابی کے بعد کانگریس کا تعصب بھی کھل کر مزید سامنے آ گیا۔ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بہرحال بر صغیر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا اور بر صغیر کے مسلمان اکثریتی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے حامی ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر گاندھی اور کانگریس کے دیگر رہنما بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ جس دوران گاندھی نے حضرت علامہ اقبال سے ملاقات کی، ان دنوں وہ شدید دلیل تھے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ وہ بڑے ضدی آدمی ہیں، آپ اگر
قائد اعظم کی جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو لیڈ کریں تو اس سے حالات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس پر علامہ اقبال، جو کہ بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں اس تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں اور مجھے ایک ادنا سپاہی ہونے پر فخر ہے۔ اکتوبر 1937 میں مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح شیروانی اور جناح کیپ پہن کر نمودار ہوئے، جس پر برصغیر کے مسلمان خوشی سے رونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا قائد ان کے حقوق کے لیے آخری سانس تک ڈٹا رہے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی سفر کو تیز کر دیا۔ وہ عوامی رابطہ مہم پر مہم کرنے لگے۔ وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے لگے۔ انہوں نے دیہاتوں، شہروں، ہر جگہ کا رخ کیا اور جگہ جگہ جا کر مسلمانوں کو مسلم لیگ کے مقاصد اور پاکستان کے قیام کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ قائد اعظم کی یہ انتھک جدوجہد تھی کہ آخر کار پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔